Hello everyone, very cordial welcome to one and all. I am Manoj Sharma. So in continuation of this quest series, today I have come up with another lecture on Indian Constitution and polity. In today's lecture, we will be covering two chapters. First is Directive Principle of State Policy, second is Fundamental Duties. आज के लेक्चर में हम सिर्फ 10 टॉप MCQs के थ्रू दोनों चैप्टर को कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून टिल लास्ट क्वेश्चन. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज DPSP. सो जो DPSP है ये डायरेक्शन है, यानी कि निर्देश है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं किसको, स्टेट को. स्टेट इन जनरल एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन पर्टिकुलर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. यानी कि लोगों की भलाई के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ निर्देश दिए गए हैं वो है हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सेकेंड, इट इज ऑल्सो प्रिंसिपल विच आर वेरी फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. यानी कि while legislature or executive while making laws for the nation they have to kept certain principle in mind. यानी जो जब कोई भी लॉ बनाएगा हमारा पार्लियामेंट तो उन्हें कुछ एक सेट ऑफ प्रिंसिपल दिया गया है जो है DPSP. उनको ध्यान में रखते हुए जो देश की जनता के लिए लॉ है वो बनाने हैं, तो इट इज़ प्रिंसिपल ऑल्सो. थर्ड है इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. उन्होंने कहा था व्हेन एवर ही वाज स्पीकिंग अबाउट DPSP इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि जो DPSP है इट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन अपॉन द स्टेट. यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है इंस्ट्रक्शन का अपॉन स्टेट. जो स्टेट है उन्हें DPSP का जो हमारे कुछ एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है उनको ध्यान में रख के हमारे आगे जो लॉज है वो फ्रेम करने हैं फॉर द नेशन. एंड सप्रू कमेटी थी जो ये 1945 में बनी थी. इन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो टाइप के लॉ होने चाहिए. एक है जो कि एनफोर्सेबल है, दूसरा है कि जो कि नॉन एनफोर्सेबल होगा. तो जो एनफोर्सेबल है वो तो हमारा फंडामेंटल राइट हो गए और जो नॉन एनफोर्सेबल है वो DPSP हो गई. तो अबाउट DPSP हमें इस कमेटी का ध्यान रखना है, सप्रू कमेटी. अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट है दे टेल अबाउट द एम्स दैट स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव व्हाइल मेकिंग लॉज. हमने अभी देखा था कि जो DPSP है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिनको कि ध्यान में रखकर हमें लॉ बनाने हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड है DPSP इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी कहा गया है, ये स्टेटमेंट भी सही है. थर्ड है आइडिया have been incorporated from the Constitution of Ireland. जो हमारा DPSP का आइडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है. और जो कंसेप्ट हमने ये पीछे देखा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब ब्रिटिश राज था तो ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनको क्वीन एलिजाबेथ का जो चार्टर था उसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो जब व्हाइल द पीपल ऑफ द इंडिया है जो उनके लिए जब कोई लॉ फ्रेम करेंगे तो एक रिस्ट्रिक्शन थी गवर्नर जनरल के ऊपर. सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज C. नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to provisions contained in the Part 4 of the Constitution of India, which of the following statement are correct? Part 4 क्या है? Part 4 है हमारा DPSP और Part 3 था फंडामेंटल राइट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट है दे शैल बी एनफोर्सिएबल बाई कोर्ट्स. ओके, कुछ एक और डिफरेंस समझते हैं फंडामेंटल राइट्स और DPSP का. तो सबसे पहला तो है कि जो फंडामेंटल राइट है वो तो Part 3 में थे
और जो डीपीएसपी है वो पार्ट 4 में है। जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, एनफोर्सिएबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ। माने कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट छीन लिया गया है तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। बट इन केस ऑफ डीपीएसपी, अगर कोई डीपीएसपी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसको एनफोर्स करने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए जो डीपीएसपी है वो है नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। थर्ड है जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये है इंडिविजुअल को दिए गए हैं, बट जो डीपीएसपी है वो वेलफेयर ऑफ दी होल सोसाइटी है, ना कि एक इंडिविजुअल के लिए दिए गए हैं। सो हमने देखा ये जस्टिसिएबल है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। दे आर नेगेटिव, जो फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिव है इन नेचर, क्योंकि ये स्टेट को कुछ करने से रोकता है। और जो डीपीएसपी है ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्टेट को कुछ करने को कहता है। ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट है इनका क्या है, लीगल सैंक्शन है। इसीलिए तो जब कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो जो कोर्ट है वो भी दे आर ऑल्सो बाउंड टू गिव सर्टेन डायरेक्शन। और जो हमारा डीपीएसपी है ये सिर्फ मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन है। अगर कोई गवर्नमेंट कोई डीपीएसपी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो एक मॉरली वो उस गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है और ना ही पॉलिटिकली अच्छा है, क्योंकि फिर नेक्स्ट इलेक्शन में उनको जनता के बिफोर भी जाना है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, बट जो हमारा डीपीएसपी है वो प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ होल कम्युनिटी। सो और जो फंडामेंटल राइट है दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन सिंस दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड। बट अगर कोई डीपीएसपी है उसको अगर एनफोर्स करना है तो हमें जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को एक अलग से लेजिस्लेशन बनाने पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली एनफोर्स नहीं है लाइक फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था फर्स्ट स्टेटमेंट दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ये स्टेटमेंट गलत है। हमने अभी देखा था जो डीपीएसपी है वो एनफोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, दे शैल नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, स्टेटमेंट सही है। प्रिंसिपल लेड डाउन इन द पार्ट ऑफ द इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉज बाय द स्टेट, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमने देखा था कि गवर्नमेंट क्या है, उनके लिए जो डीपीएसपी है वो एक किस्म से गाइड की तरह काम करता है, निर्देश की तरह काम करता है, जबकि हमारी गवर्नेंस के लिए। सो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी 1 and 3, 2 and 3, D. Next question. Consider the following statement regarding DPSP. Principles spell out the socio-economic democracy in the country. Okay. So जो DPSP है और फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट क्या एस्टैब्लिश करता है, ये एस्टैब्लिश करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बट जो डीपीएसपी है वो एस्टैब्लिश करता है सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट क्या एस्टैब्लिश करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और जो डीपीएसपी है वो एस्टैब्लिश करता है सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, वेरी ट्रू। प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट, यानी कि अगर कोई प्रोविज़न इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो हम उसको एनफोर्स करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पूछा करेक्ट गया था तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर विल बी सी। और ये जो क्वेश्चंस है इनमें से 6 से 7 क्वेश्चन हमने यूपीएससी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ओके, अनदर थिंग अबाउट डीपीएसपी, इसको हमने नहीं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है उन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल, तीसरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। बट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे इस तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं करी गई है, वहाँ पे सिंपल आर्टिकल है। जो हमारे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, ये हमारा डीपीएसपी है पार्ट 4। बट जो हमारी ये क्लासिफिकेशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से ने करी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct about fundamental duties? Okay, so what is fundamental duties?
अभी तक हमने डीपीएसपी का देखा, अब हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। सबसे पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये इट वाज नॉट देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। सो जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को कमेंस हुआ था, उस टाइम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। तो ये जो इनकॉर्पोरेट करी गई, हमें पता है कि 1975 से 77 का टाइम क्या था, ये इमरजेंसी वाला टाइम था, है ना। और इंदिरा गांधी जी क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे देश के। तो उस टाइम क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो गए थे। तो जो देश का माहौल था वो ऐसा था कि हर तरफ नागरिक यही कि हमारे फंडामेंटल राइट रिस्टोर करो, इस तरह का काफ़ी शोर मचा हुआ था। तो इंदिरा गांधी ने एक जेंटल रिमाइंडर दिया टू द पीपल ऑफ इंडिया कि जो हम सिर्फ राइट के लिए ही क्रेव करते हैं, बट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि हमारा जो हम भारत के नागरिक हैं, हमारी कुछ ड्यूटी भी बनती है हमारे देश के लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सो डू नॉट ओनली रन आफ्टर फंडामेंटल राइट, ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। ये कैबिनेट के मिनिस्टर थे स्वर्ण सिंह, और इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, उस एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, और जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उस टाइम इनकॉर्पोरेट करी गई। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जिसको अंडर आर्टिकल 51A ओरिजिनली देयर वर ओनली 10, बट एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो बाद में 86th जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है, उस टाइम एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई। जो करंट प्रेजेंट सिचुएशन है वो है अंडर आर्टिकल 51A देयर इज़ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेंशन्ड ओनली 10 ड्यूटीज़, तो इस स्टेटमेंट गलत है। हमने अभी देखा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ही नहीं। सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, बिल्कुल सही है। प्रेजेंटली देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच आर कंटेंड इन आर्टिकल 51A, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट, लाइक DPSP's फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिसिएबल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे कि अगर हमारे कोई DPSP फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते इसको एनफोर्स करने के लिए। लाइकवाइज ऑल्सो अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी है उनका भी कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल लाइक DPSP एंड अनलाइक फंडामेंटल राइट। सो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है वो आगे 2, 3 एंड 4 सिंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द DPSP बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, जो पूछा गया है कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया। सो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और बहुत सारे चेंजेस उसमें लाए थे उस टाइम स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी लगी हुई थी। तो उस टाइम 4 DPSPs ऐड हुई है। पार्ट 4 में 4, फर्स्ट है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि आर्टिकल 39 है। नेक्स्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39A, जो बात करता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू दी पुअर। नेक्स्ट जो DPSP ऐड करी गई थी वो थी टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज आर्टिकल 43A। और इसी के बाद जो ट्रेड यूनियन है उसका कंसेप्ट आया। एंड जो फोर्थ थी वो थी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ,
इसी के बाद फिर बड़े सारे जो हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है और भी बहुत सारा जो इन्वायरमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नज़रिया है वो बड़ा बदल गया। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू कौन से 4 जो हमारे वो ऐड हुए DPSP। सो इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये स्टेटमेंट भी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर दी फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर DPSP एज एनश्रीन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट, सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है हमारा आर्टिकल 44 जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये है कि सभी धर्म के लिए एक सेम लॉ होना चाहिए। जो पर्सनल लॉज होते हैं, जो मैरिज लॉ होते हैं, इनहेरिटेंस लॉ होते हैं, वो हुआ हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। थर्ड है प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। फोर्थ है सिक्योरिंग ऑल वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। तो पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव इज गांधीयन प्रिंसिपल। हमने देखा था कि जो DPSP है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। एक है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक इसलिए कि जो उस समय के जो हमारे लीडर्स थे, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम दी सोशलिस्ट कंट्री लाइक USSR, रशिया ऑफ दैट टाइम। तो काफ़ी सारे जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है वो इनकॉर्पोरेट करे। तो जो हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है वो ये आर्टिकल है 38, 39, 38, 41, 42, 43, 43 और 47 जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, वो हमें ये गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी जी क्या बात करते थे? सेल्फ सफिशिएंट विलेज की बात करते थे। तो जो हमारा जो आर्टिकल 40 था ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, और हो गया हमारा प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन दी रूरल एरियाज, ये दोनों क्या थे? गांधीयन प्रिंसिपल थे। और जो ये पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या है? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। तो ये तो पूछा क्या गया है कि इसमें से इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है? तो पहला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44, ये तो नहीं है। और जो दूसरा है विलेज पंचायत है, ये भी है। तीसरा क्या है कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ये भी बिल्कुल है। और जो फोर्थ है सिक्योरिंग ऑल वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। सो आंसर क्या होगा? 2 and 3 कहाँ है? बी विल बी राइट आंसर। अब इसमें से कुछ एक जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो ध्यान में रखने हैं, जैसे आर्टिकल 40 गांधीयन से है, 44 यहाँ से हो गया, और जो 46 है ये ध्यान रखने हैं। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल को और कुछ एक सीरीज के माध्यम से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 4 स्टेटमेंट दी गई है। पूछा गया है कि इसमें से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। पहला है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, कि जो हमारी रिच हेरिटेज है, जो हमको विरासत में मिली है, उसको संजोना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल जस्टिस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, ये DPSP है। नेक्स्ट है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग। नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहती है कि जो हमारे नागरिक है उनको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर माने जो कि एक रीजनेबल सोच का हो, जो कि ऐसे किसी के ऐसे बहकावे में कोई अंधविश्वास पे उतना ज़्यादा बिलीव ना करे, मतलब कि कुछ रीजनेबल हो। नेक्स्ट है टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर फोर्थ सी विल बी करेक्ट आंसर। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या थी? 51A, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 10+1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। तो पूछा गया है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है। पहली है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है कि किसी इलेक्शन में अगर वोट डालने का जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है।
टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर हमने देखा, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड इक्वलिटी। तो ये स्टेटमेंट उल्टी दी गई है, ये कह रही है कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि क्या इनकरेज करता है इक्वल पे फॉर वर्क फॉर बोथ वुमेन एंड गर्ल। हम अभी देखेंगे जो हमारा DPSP है अंडर आर्टिकल 39D वो बात करता है जेंडर इक्वलिटी की, अगर एक सेम काम के लिए औरत और आदमी को सेम सैलरी देने की बात करता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लास, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 340 है, ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द OBC। जो आर्टिकल 340 वो कहता है कि जो गवर्नमेंट को है वो OBC का वेलफेयर करना पड़ेगा, बट इसमें इन्होंने ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया है कि OBC है क्या। सो हमारा जो ऑप्शन था वो क्या था, B2 ओनली करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल, DPSP फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51 है वो बात करता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन दी नेशन, कि हमारे जो दूसरे नेशंस हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना, ये भी क्या है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ है उनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन टू एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, और कहता है कि जो आर्बिट्रेशन के थ्रू हमें क्या है जो कोई डिस्प्यूट है इंटरनेशनल उनको सॉल्व करना चाहिए। सो इट वाज अबाउट ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSP। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।